हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम। एंड अब तक हम बेसिकली कर चुके हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। फाइन। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फाइन। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आफ्टर द इंटीग्रेटेड वेट लॉस। बेसिकली हमें ये देखना आता है कि जो भी हमें डाटा दिया गया है ये कौन से ऑर्डर का है। फाइन। एंड कौन से ऑर्डर का है ये देखने के हमारे पास काफी ज्यादा टेक्निक्स हैं। फाइन। जिसमें हम आज सबसे वेरी फर्स्ट जो करेंगे उसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। फाइन। सो द वेरी फर्स्ट इज इनिशियल रेट मेथड। काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ज्यादा यार सिंपल से, जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन हम छोटी क्लासेस में करते थे ना मेंटल एबिलिटी के, वैसे वाली चीज है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा और देख के ही आंसर आएंगे। तो स्टेटमेंट इतनी बड़ी हुआ करेगी और आप झट से आंसर बता दोगे तो बहुत ज्यादा मजा आता है। फाइन। सो आज का बेसिकली टॉपिक है इनिशियल रेट मेथड, जिससे हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमिन करना है। फाइन। तो पहले थोड़ी सी टेक्निक समझते हैं, फिर एक्चुअली में इसके क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसके क्वेश्चन से आते हैं। फिर भी नाम से क्लियर है, इनिशियल रेट यानी कि शुरू वाला रेट। फाइन। यानी कि सबसे पहले सपोज कोई भी एक रिएक्शन है, ए बिकमिंग प्रोडक्ट, एंड हमें इसका ऑर्डर निकालना है। फाइन। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका रेट 1 निकाल लेंगे, यानी कि के A1 की पावर x, बिकॉज वी डोंट नो द ऑर्डर। तो हमने ऑर्डर को क्या ले लिया, x। लेट इट बी x। मैथ की तरह जो भी चीज नहीं पता उसे क्या ले लो, x। तो R1 जो रेट है दैट इज k इनटू A1, मतलब 1 मतलब कोई भी एट फर्स्ट या इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइन। एंड यहां पे हमारे पास क्या आ गया है, x। कोई दिक्कत। एंड अगर हमें कोई और एक कंडीशन दी हो जिसमें इसका रेट R2 कांस्टेंट, तो K ही रहेगा, बिकॉज K इज द रेट कांस्टेंट जो कि जल्दी जल्दी बदलता नहीं है। एंड कोई और कंसंट्रेशन दी हो इसी रिएक्शन के लिए, फॉर द सेम रिएक्शन, फॉर द सेम प्रोसेस, अगर हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसे बदल के A1 से A2 कर दिया जाए तो ऑर्डर तो यही रहेगा। क्लियर। एंड अगर हमें ये दोनों ऑर्डर पता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, अल्टीमेटली R2 अपॉन R1 के A2 की पावर x के A1 की पावर x। अगर यहां पे देखें k कट गया, अल्टीमेटली R2 R1 A2 A1 की पावर x। अगर आपको ये चार चीजें पता है, अल्टीमेटली बाद का रेट, अब का रेट, बाद वाली सेकंड वाली कंसंट्रेशन एंड फर्स्ट वाली कंसंट्रेशन, अल्टीमेटली आप क्या निकाल सकते हो, x। इनिशियल रेट मेथड बेसिकली क्या है कि अगर हमें उसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ये बोल दिया जाए कि अगर कंसंट्रेशन ये ना होके ये है और रेट ये ना होके ये है, तो बताइए ऑर्डर क्या है। उस केस में हम ये वाला मेथड लगाएंगे। क्लियर। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑर्डर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यही यूज करना है। फाइन। ऑर्डर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हर तरीका जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डाटा दिया गया है। ध्यान दीजिए, हमें कैसे पता चलेगा कि 3-4 मेथड जो हम ऑर्डर निकालने की करेंगे कि इस पे यही लगाना है। हाउ विल आई कम टू नो? बड़े सिंपल सी बात है, वो जो डाटा दिया होगा ना आपको, ये जो डाटा दिया होगा ये हमें प्रोडिक्ट कराएगा। यहां पे जो डाटा दिया गया वो ये है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को ये बदल के ये कर दिया जाए एंड रेट ये बदल के ये हो जाता है तो क्या ऑर्डर है। अगर ऐसा कुछ दिया जाता है, देखो जितने भी आगे केसेस करेंगे हम
उनमें सब में कोई ना कोई और डाटा दिया होगा। ये डाटा समझने की कोशिश करिए। ये डाटा कहता है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन यहां से बदल के ये कर दी जाए तो रेट इससे बदल के ये आ जाता है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन हैज चेंज्ड टू दिस, रेट हैज चेंज्ड टू दिस, बताओ ऑर्डर क्या है। अगर ऐसा डाटा आता है, ध्यान रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अगर A1 से कंसंट्रेशन बदल के A2 कर दी जाए तो रेट R1 से बदल के R2 हो जाता है, तो भैया बताइए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। अगर ऐसा डाटा आता है तो ये वाला मेथड लगाना है। इज दैट क्लियर? सबसे मुश्किल चीज ये डिटरमिन कर रहा है कि तीनों चारों ऑर्डर के फॉर्मूले में से हम लगाएं कौन सा। अगर ये फाइनल हो गया तो यार काम आसान ही है, मेथड आसान है, ये लगाना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है ये डिटरमिन करना कि भाई हम इस पे ये लगा लें, एंड ये भी देखना बहुत आसान है। क्योंकि अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दो अलग अलग दिए हों, रेट दो अलग अलग दिए हों, तब आपको ये वाला मेथड लगाना है। क्लियर? एक क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं, यू विल बी दैट मच प्रीटी क्लियर। लेट्स हैव इट अ क्वेश्चन। So next is the question: the experimental data for the reaction 2NO plus Cl2 becomes 2NoCl. Given below are the experimental data. तीनों का मतलब तीन अलग अलग टाइम पे क्लोरीन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तीन अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO दिए हुए हैं, एंड उनका उन अलग अलग कंसंट्रेशंस पे आया हुआ इनिशियल रेट दिया हुआ है। फाइन, आप समझ सकते हैं डाटा से कि देखो क्या है, बेसिकली तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंटल का इनिशियल रेट दिया हुआ है। कि एक बार हमने ये डाटा लेके शुरू किया तब ये रेट आया शुरू में, एक बार ये डाटा लेके किया तो ये शुरू का रेट आया, एक बार ये डाटा लेके किया तो ये शुरू का रेट आया। इसका मतलब हमें अलग अलग कंसंट्रेशंस पे अलग अलग रेट दिए हुए हैं। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये इनिशियल रेट मेथड कब लगाना है? जब हमें अलग अलग कंसंट्रेशंस पे अलग अलग रेट दिया गया हो, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज पे ये लगेगा। कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आंसर तो इसका बहुत आसान है, आंसर तो वैसे मैं देख के भी बता सकता हूं, ठीक है ना? आपको भी आने लग जाएगा, दो क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर देख के दिखने लग जाएगा। क्लियर? पर पहले हम इसे पूरा टेक्निक वाइज सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर सपोज हमें ये सब्जेक्टिव पेपर में आता है तो हमें पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले पूरा एक्सप्लेन करके देखिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। कोई दिक्कत? सो लेट्स हैव द फुल मेथड, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। फाइन, सो उसके लिए तो मेरे पास जगह कम रह जाएगी, तो आई हैव मेड द पार्टीशंस। चलिए दो पार्टीशन से काम चला लूंगा। सबसे पहले मैं इसको R1 लिख लेता हूं, कुछ कांस्टेंट K होगा, क्लोरीन की पावर X ले लेता हूं एंड NO की पावर Y ले लेता हूं। कोई दिक्कत? मैंने जनरल इक्वेशन बना ली। R यानी कि रेट हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, क्लोरीन की कंसंट्रेशन की पावर X, NO की कंसंट्रेशन की पावर Y, यानी कि मेरा ऑर्डर का आंसर क्या है? मेरा ऑर्डर का आंसर एक बात तय है कि जो मेरे को ऑर्डर चाहिए वो X plus Y, isn't it? अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, X plus Y क्या होगा, ठीक है ना? फर्स्ट केस के हिसाब से लगा के देखता हूं, ठीक है ना? फर्स्ट केस के हिसाब से R1 के 0.020 की पावर X, 0.010 की पावर Y। क्लियर? ये फर्स्ट केस के हिसाब से आता है। एंड सेकंड के हिसाब से 0.020 की पावर X एंड 0.030 की पावर Y। मानते हैं ये बात? ये मैंने सिर्फ फर्स्ट यहां के हिसाब से जो R1 आया है, मैं इसे R1 मान रहा हूं, इसे R2 मान रहा हूं, इसे R3 मान रहा हूं। क्लियर? एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी पहले दो आप कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप R1 R3 कंपेयर कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी, कंपेयर इस हिसाब से करना है कि जो ये वैल्यूज दी हुई ना, इनमें से एक वैल्यू सेम हो। यानी कि जो मैंने 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूं, तो उसमें ये वैल्यू क्या है, सेम, तो ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट। मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिकली सोच के देखो। मतलब इसमें केमिस्ट्री कम मैथ ज्यादा लग रहा है इस पर्टिकुलर चीज को सोचने में, कि हमने एक साइड पे कांस्टेंट और दूसरी साइड पे वैल्यू बदली हुई क्यों ली है। वो हम इसलिए इन दो को ले रहे हैं क्योंकि
इस साइड को कांस्टेंट ले लिया, यानी कि अब क्लोरीन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम इसका ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर हम इसको कांस्टेंट ले लेंगे और इसका ऑब्जर्व कर लेंगे। क्लियर? यार अगर दो वैल्यूज एक साथ बदल रही हैं तो पता नहीं चलेगा ना यार इसके कारण चेंज आया या इसके कारण आया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार एक को करूंगा, रोक लूंगा। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, सपोज मैं इस मार्कर को गर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे नीचे एक दिया भी लगा रखा है और एक कैंडल लगा रखी है, ठीक है ना, मतलब सपोज समझो बस गर्म हो रहा है, या कोई थाली है या कुछ भी है उसको हम गर्म कर रहे हैं, एक दिया लगा रखा है, एक कैंडल लगा रखी है। अब मैं ये पता नहीं कर पा रहा हूँ कि यार दिया कितना गर्म कर पा रहा है और कैंडल कितनी गर्म कर पा रही है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार के लिए दिए को तो साइड कर दूंगा, सिर्फ कैंडल के कारण हीट देखूंगा। फिर सेकेंड टाइम मैं कैंडल को किसी हिसाब से कांस्टेंट कर दूंगा एंड दिए की हीट देखूंगा, ऐसा ही कर सकता हूं ना। तो एक बार के लिए मैं क्लोरीन को तो क्या कर देता हूं, कांस्टेंट। ये देखो अगर मैं ये वाली चीज लेता हूं तो क्लोरीन क्या हो गया, कांस्टेंट। बदल कौन रहा है, NO। अगर NO के बदलने से मैं चेंज ले लूंगा तो वो NO के ऊपर डिपेंडेंसी पता चल जाएगी। फिर मैं NO को कांस्टेंट ले लूंगा एंड क्लोरीन के ऊपर डिपेंडेंसी निकाल लूंगा। अब देखो यहां पे अगर मैं R1 को R2 से डिवाइड करता हूं, इफ आई डिवाइड R1 बाय R2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K 0.020 की पावर x, 0.010 की पावर y अपॉन K 0.020 की पावर x, 0.030 की पावर y। कोई दिक्कत? फाइन। यहां मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। व्हाट इज R1, क्या है R1, 2.4 into 10 raised power minus 4, and what is this, this is 2.16 into 10 raised power minus 3। कोई दिक्कत? तो ये कट गया है, ये भी कट गया है। देखो इसीलिए मैंने एक चीज को कांस्टेंट लिया था यहाँ पे, क्लोरीन को, क्योंकि ये कट गया तो x का फैक्टर खत्म हो गया। अब मेरे पास वेरिएबल कौन बचा है, सिर्फ और सिर्फ y। सॉल्व करना मेरे लिए आसान है। ये आ गया 1/9 एंड ये आ गया 0.010 अपॉन 0.030 की पावर y। क्लब किया जा सकता है। अगर हम यहां से देखें तो 1/9 इज इक्वल टू 1/3 की पावर y, एंड अगर मैं यहां पे देखूं तो y मेरे पास क्या आ गया, कोई भी दिक्कत, y मेरे पास कितना निकल के आ गया है, 2। यानी कि NO के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, ट्वाइस। NO के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, ट्वाइस। अगर मैं यहां पे बनाऊं साथ में रेट के, क्लोरीन का भी पता नहीं चला है पर NO के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई है ट्वाइस। ये मेरा रेट एक्सप्रेशन निकल गया है फाइनल। कोई दिक्कत? वैसे रेट एक्सप्रेशन पूछा नहीं है, पर अगर पूछा होता तो ये फाइनल निकल के आ रहा है। एक्स सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पे हमने क्लोरीन को कांस्टेंट लिया तो NO के ऊपर डिपेंडेंसी पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम NO को कांस्टेंट लेंगे एंड क्लोरीन के ऊपर डिपेंडेंसी निकालेंगे। क्लियर? हम NO को कांस्टेंट लेंगे और क्लोरीन के ऊपर डिपेंडेंसी निकालेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। अब क्या करेंगे, देखो ये चीज कांस्टेंट है, यानी कि आप कंपैरिजन ले लो 2 और 3 का। R2 क्या है, K 0.020 की पावर x, 0.030 की पावर y, एंड R3 क्या है, K 0.040 की पावर x, 0.030 की पावर y। यार अब अगर हम NO को कांस्टेंट ले लेंगे तो हम क्लोरीन के ऊपर डिपेंडेंसी निकाल पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? अगर हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं तो यहां डिपेंडेंसी पता चल जाएगी। तो इन दोनों को डिवाइड करो जरा, R2 डिवाइड बाय R3, इसका कम्स आउट टू बी K 0.020 की पावर x, 0.030 की पावर y, K 0.040 की पावर x, 0.030 की पावर y। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूं, दिस इज 2.16 into 10 raised power minus 3, दिस इज 4.32 into 10 raised power minus 3। ये k कट गया एंड अब ये कट गया, क्योंकि अब y के ऊपर तो डिपेंडेंसी नहीं है, इसीलिए तो कांस्टेंट लिया है ताकि हम y का वेरिएबल ही खत्म कर दें। अगर हम यहां पे सॉल्व करें तो ये बनेगा 1/2, दिस इज 0.020 अपॉन 0.040 की पावर
x 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, यहां से x सॉल्व होके आ गया है। अब अगर x सॉल्व होके 1 आ गया है तो ये वैल्यू क्या आ गई है 1, टोटल आंसर हमारा आ गया है 3 एंड ये आ गया है 1। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑर्डर इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? फाइन, एक बार फिर से देख लेंगे हो क्या रहा है। यार हम किसी भी दो वैल्यूज को कांस्टेंट लेके इसके ऊपर डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं, फिर इनको कांस्टेंट लेके इसके ऊपर डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं। जिनके ऊपर डिपेंडेंसी उनकी रेट इक्वेशन लिखी, कंपेयर किया, गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू कि डायरेक्टली कैसे देखते हैं। फाइन, कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। सो लिख लीजिए पहले स्टेटमेंट। फाइंड द रेट लॉ, हमें बेसिकली रेट लॉ निकालना है। अब ऑर्डर का नहीं, रेट लॉ का क्वेश्चन है। क्लियर? एक ही बात है वैसे तो। फाइंड द रेट लॉ दैट कॉरस्पॉन्ड टू द डाटा शोन बिलो। कोई दिक्कत? आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। यार पहली बात एक बात बताऊं, वो जो मैंने बोला था कि सबसे पहले ये ढूंढना पड़ता है कि इनिशियल रेट मेथड लगाना है या कोई और। ये तो सीधा ही पता चल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इनिशियल रेट मेथड में ना ये टेबल बना हुआ था और किसी भी चीज में इस तरीके का टेबल नहीं बना होता। मतलब एटलीस्ट इस तरीके का नहीं बना होता कि अलग अलग कंसंट्रेशंस दी हुई हैं एंड देन इनिशियल रेट्स दिए हुए हैं। ये अपने आप में इकलौता टेबल है, ये तो देख के दूर से पहचान हो जाती है ये इनिशियल रेट का क्वेश्चन है। फाइन, तो इतना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं और ढूंढना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? अगर हम लगा के देखें इसके ऊपर तो सबसे पहले हम जनरली बना लेते हैं, हमारा रेट जो है वो k a की पावर x b की पावर y। कोई दिक्कत? इतना तो पता चल ही रहा है इससे। अब देखो हमें a और b के ऊपर डिपेंडेंसी ढूंढनी है। हम कौन से वाले लेंगे? क्या हम पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट लेंगे? देखो a भी बदल रहा है, b भी बदल रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि ये जो इनिशियल रेट चेंज हो रहा है ये a के कारण हो रहा है या b के कारण? बहुत मुश्किल काम है। इज दैट क्लियर? इनिशियल रेट यार जब हम a भी बदल रहा है b भी बदल रहा है तो ये पता नहीं कर पाएंगे किसका है। हम क्या करेंगे, एक ऐसा चेंज लेंगे जिसमें a नहीं बदल रहा, b बदल रहा है, फिर b नहीं बदल रहा, a बदल रहा है। ये बस थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। क्या? अगर a बदल रहा है तो b नहीं बदल रहा हो, अगर b बदल रहा है तो a ना बदल रहा हो, क्योंकि तब ही हम चेंज ऑब्जर्व कर पाएंगे। दोनों ही चलेंगे दिया और कैंडल तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे किसका चेंज, किसके द्वारा हीट प्रोड्यूस्ड ज्यादा है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो हम कौन सा लें? ये ले लें क्योंकि यहां ये चीज सेम है, ये बढ़िया है, ले लेते हैं। R2 के 0.024 की पावर x 0.070 की पावर y, R3 के 0.024 की पावर x 0.035 की पावर y। कोई दिक्कत? क्या करना होता है? R2 अपॉन R3। फाइन, कोई दिक्कत? यही कर दूं, ये लो, कोई दिक्कत? अब R2 अपॉन R3 क्या है देखो, 0.80 अपॉन 0.10, ये कट गया, ये कट गया, ये बच गया, ये आ गया 0.070 अपॉन 0.035 की पावर y। ठीक है ना? और अल्टीमेटली ये कितना आ गया, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर y एंड y इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? कितना आ गया? y इज इक्वल टू 3 आ गया। कोई भी दिक्कत? क्लियर है? नाउ अब दूसरे पे चलते हैं। अब यहां पे कुछ कौन से लेना है, या तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, कोई भी एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो इन दोनों को ले लो क्योंकि इसमें b कांस्टेंट है, चाहे इन दोनों को ले लो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कौन सा ले? बोलो। ठीक है, R2 एंड R4 ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है ना? तो R2 0.024 की पावर x 0.070 की पावर y एंड R4 0.012 की पावर x 0.070 की पावर y। इतना समझ आ गया ना हम क्यों एक बार एक को कांस्टेंट ले रहे हैं? ताकि
दूसरे का चेंज ऑब्जर्व कर सके कि उसके बदलने से रेट क्या बदला, एंड इसको कांस्टेंट ले रहे हैं ताकि इसके बदलने से ये निकाल सकें कि इसके बदलने से रेट कितना बदला। एक एक करके दोनों को चांस दे रहे हैं, बस नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं, लो जी सीधे ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो आप लोग समझदार हो ही। तो ये आ गया 0.80 अपॉन 0.80, ये कट गया है। ये आ गया 0.024 अपॉन 0.012 की पावर x, ये आ गया है 1, ये आ गया है 2 की पावर x। तो x कितना आ गया, 0। x कितना आ गया, 0। कोई भी दिक्कत, इज दैट थिंग क्लियर? क्योंकि 2 की पावर 0 ही 1 होता है। इसका मतलब अगर हम यहां रेट एक्सप्रेशन निकालें, ये हमारा रेट एक्सप्रेशन है, तो रेट इज इक्वल टू k a की पावर 0 एंड b की पावर थ्राइस। चाहे ये लिखो ही मत a की पावर 0, चाहे इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिखो कि रेट इज इक्वल टू k b की पावर थ्राइस। कोई भी दिक्कत, इज दैट क्लियर? कूल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है, इसको कांस्टेंट लेके इसका कंपैरिजन करना है रेट के साथ, अब इसको कांस्टेंट लेके इसका कंपैरिजन करना है रेट के साथ। कोई भी दिक्कत, क्लियर? एक और कर लेते हैं सो दैट इट मस्ट बी प्रेटी क्लियर। कोई दिक्कत, लेट्स हैव इट। लो जी, अभी वाला क्वेश्चन है जो अभी अभी हम करके हटे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अभी अभी हमने किया है, बात कर रहे थे शॉर्टकट की, ठीक है ना। ये देखो शॉर्टकट है कुछ नहीं है, जो चीज आपने बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करी है ना, इसको झट से करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। फाइन। तो देखिए ये हम बात कर रहे थे ना कि जो कांस्टेंट है इसको ले लो, ये जो कांस्टेंट है इसको ले लो, है ना। ये तो यानी कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी अब खत्म है। ये देखो ये कितना हो रहा है, ट्वाइस। ये कितना हो रहा है, ट्वाइस। कोई दिक्कत? एंड फिर यहां से यहां देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम्स। डायरेक्टली देखो कांस्टेंट वाले को छोड़ दो, इसको देखो ये क्या हो रहा है, ट्वाइस। अगर ये ट्वाइस हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, 8 टाइम्स। तो सीधा ले लो 2 की पावर, यानी कि इसकी पावर x ले लेता हूं, इसकी पावर y ले लेता हूं। 2 की पावर y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। ये शॉर्टकट है और क्या। और तो शॉर्टकट ही तो, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की बजाय सीधा ही सर गया हमारा। इज दैट क्लियर? अब यहां पे लगा के देखो, चलो किसके ऊपर लगा रहे थे हम लोग, 1 और 3 के ऊपर लगा देता हूं। वैसे अपन ने तो 2 एंड 4 के ऊपर लगाया था, 1 एंड 3 के ऊपर लगा देता हूं। ये तो ठहरा कांस्टेंट, इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। यहां से यहां नीचे आते हो मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से यहां आते टाइम मल्टीप्लाई बाय 1, यहां से यहां आते टाइम मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से यहां आते टाइम मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत? तो रेट लॉ क्या बन गया, k a की पावर 0 b की पावर 3 आंसर। ये शॉर्टकट है और क्या, कोई भी दिक्कत। एंड यहां पे आपको किसी भी एक कॉलम की वैल्यू पुट करके, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पुट करके के भी निकालना पड़ सकता है। फाइन। तो आपको बेसिकली कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका के कितना आएगा। कोई दिक्कत? ये सिंपल सा शॉर्टकट था। सीधा चेंज देख लो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस चीज को कांस्टेंट रखा हुआ है, ये ट्वाइस हो गया तो ये 8 गुना 2 की पावर y इज इक्वल टू 8। अब पहला और तीसरे का चेंज देख रहे हैं, यहां से यहां आते टाइम ट्वाइस हो गया तो 2 की पावर x, यहां से यहां आते टाइम कुछ नहीं हुआ, 1 है तो 1 ही आ गया। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 0 है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी 3 है, तो फाइनल आंसर 3 आ गया। वैल्यूज पुट करके यू विल गेट, कोई दिक्कत। फाइन, बढ़ते हैं अपने। We have the next question in our reaction between A and B. The initial rate R naught was measured at different concentrations of A and B as given below. यार जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, टेबल देख के ही क्वेश्चन प्रेडिक्ट हो जाता है। ये इनिशियल रेट का टेबल है, तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। कैसे, देखिए रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y,
k इज इक्वल टू a की पावर x b की पावर y। कोई दिक्कत? फाइन। हम मतलब दूसरे वाला मेथड लगा के देख रहे हैं, मतलब जो फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, शॉर्टकट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पहले तो इसको ले लेते हैं, क्यों? ये वैल्यू कांस्टेंट है, हमेशा वही टेक्निक, जो एक कांस्टेंट है दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 अपॉन r2, बेसिकली या ऐसा करके लिख लेते हैं, r1 इज इक्वल टू 0.20 की पावर x, 0.30 की पावर y, एंड r2 के 0.20 की पावर x एंड 0.10 की पावर। कोई दिक्कत? ये दोनों आ गए हैं, अगर हम इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड कर दें, इतना तो क्लियर है अब आपको। हाँ जी, r1 और r2 कितना है, ये तो सेम ही आ रहा है यार, 5.07 into 10 raised to minus 5 अपॉन 5.07 into 10 raised to minus 5। कोई दिक्कत? ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये 0.30 अपॉन 0.10 की पावर y बच रहा है। अल्टीमेटली व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर y, इसका मतलब y क्या है, 0। यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, क्योंकि b की पावर ही हमने y ली है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b क्या आ जाएगा, 0। यानी कि b के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। इज दैट क्लियर? अब a के ऊपर निकाल के देखो, देखो यहां पे हमें b की कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं दी, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा खास क्वेश्चन हो गया। यहां पे हमें b की वैल्यू कांस्टेंट नहीं दी, पर एक बात क्लियर है, जब b की डिपेंडेंसी पता है तो वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास। जब b की डिपेंडेंसी पता है तो वेरिएबल है ही नहीं है। कैसे? ये देखो, हम इन दोनों को ऊपर लेके लेते हैं, r2 अपॉन r3, मैं डायरेक्टली ले रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, k 0.20 की पावर x, 0.10 की पावर y, एंड ये क्या आ जाएगा, k 0.40 की पावर x, 0.05 की पावर y। यही है ना। यहां डायरेक्टली नहीं कट सकते, पर यार यहां एक फायदा भी तो है कि y हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है। माना यहां सीधा नहीं कट रहे कि x सॉल्व कर ले, पर यहां y सॉल्व भी तो है, इसलिए ये क्वेश्चन बाकियों से क्या हो गया, खास। कोई दिक्कत? तभी हमने डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं लगाया यहाँ पे। इज दैट थिंग क्लियर? लग सकता था, वो भी अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं तो यहाँ भी शॉर्टकट लग सकता था, ठीक है ना। पर अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 5.07 into 10 raised to minus 5 अपॉन 1.43 into 10 raised to minus 4, ठीक है ना। तो ये कट रहा है, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये कट कटा के आ रहा है 2.82। फाइन, अब कर देना, आई हैव डन द कैलकुलेशन। ये आ रहा है 0.20 और 0.40 की पावर x, एंड इसकी पावर 1 मतलब 0, तो ये बेसिकली 1 आ जाएगा, अपॉन इसकी पावर 0, ये भी 1 आ जाएगा, तो कट गया। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? यार y यहां कट नहीं रहा था, पर y की वैल्यू थी तो हमने वैल्यू पुट कर ली, एंड किस्मत कितनी अच्छी है अपने कि y 0 था तो ये तो 1 आ गया। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो ये तो 1 1 आ गया, तो खया ये 2.82 एंड दिस इज 1/2 की पावर x। कोई दिक्कत? तो अगर तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो तो काफियों को पता चल गया होगा कि ये क्या है, x है 1.5। एंड अगर नहीं पता चला तो फिर एक सिंपल इलाज क्या है, सॉल्व करिए इसका, लॉग लूप निकाल के सॉल्व करिए, ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो ये x आगे आ जाएगा, उस हिसाब से यू कैन गेट द वैल्यू। x कितना आ जाएगा, 1.5। ऑर्डर तो वैसे भी फ्रैक्शनल हो सकता है, तो a के हिसाब से ये ऑर्डर कितना आया, 1.5, एंड ओवरऑल ऑर्डर क्या आया, डेफिनेटली 1. कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने किया है इनिशियल रेट मेथड, एंड सबसे बड़ी बात है इसको ये देखना कि ये लगेगा कहाँ पे, लगेगा वहां जब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे दो अलग अलग इनिशियल रेट दिए हुए होंगे।
फाइन, करना कुछ नहीं है, एक को कांस्टेंट रखे, दूसरे का कंपैरिजन, दूसरे को कांस्टेंट रखे, पहले का कंपैरिजन है, यू विल गेट टू नो कि ए के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी एंड बी के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है। पर एक चीज जो इसमें और ज्यादा सीखी जा सकती है वो ये है कि देखो यहां रेट के ए की पावर 1.5 एंड बी की पावर 0, ये आ गया ना, चाहे बी तो मत ही लिखो, ये आ गया ए की पावर 1.5। तो यहां ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इसका के कैलकुलेट करके दो। तो ठीक है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठाओ, ये वाले आर की वैल्यू पुट करो, यानी किसी में लगा लो, तुम्हें एक्स पता है, R1 पता है, x पता है, y पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, यू नीड टू कैलकुलेट द k। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, क्या सारी इक्वेशंस बनी हुई है ना, तुम्हें यू नो द रेट यार, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हें a पता है, x पता है, b पता है, y पता है, a b x y तुमने सॉल्व कर लिया है, ये इनिशियल रेट पता है, किसी में भी वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू k, कोई दिक्कत। So that is all about initial rate method। मिलते हैं कल के लेक्चर में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।